ओके, चलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ओके, रिकॉर्डिंग पे अब। तो ये जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, आईसी के अंदर जो हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर होते हैं, उसी ट्रांजिस्टर से जो कमांड की जो पॉइंट निकले हुए रहते हैं, इनपुट आउटपुट की जो पॉइंट निकले रहते हैं, वही सारा हमारा बॉल होता है। जो बॉल्स होते हैं, उस बॉल से जो हमारी कनेक्टर कनेक्ट रहते हैं, डिस्प्ले कनेक्ट रहते हैं, हमारे अगली आईसी कनेक्ट रहते हैं, तो वो सारे कनेक्शंस हमारे ड्रॉप होने लगते हैं, वो शॉर्ट होने लगता है। तो जब हमारी जो पॉइंट चाहिए उस पॉइंट पे हमें सिग्नल्स ना मिल करके किसी अदर पॉइंट जो आउटपुट पॉइंट है वहां से वो रिटर्न वोल्टेज आने लगते हैं, जिस वजह से हमारा फोन जो है अनबैलेंस हो जाता है, वो काम करने बंद कर देते हैं। तो अब इसका उपाय क्या होता है, यानी पानी में जाता है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसका क्या रूल्स होता है सॉल्व करने का। तो कल भी मैंने क्लास में बताया था, आज भी मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि ये हमारी जो है सेकेंड क्लास है, फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास है। और वाटर डैमेज के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो फोन हमारी नॉर्मली भी नहीं चालू होते हैं उसको भी हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, चेक करने की हमारी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए हमारे फोन पे। ठीक है, तो जब भी हमारा फोन पानी में जाता है तो सबसे पहले तो हमें फोन को कंप्लीटली डिसेंबल करना है। डिसेंबल मीन्स सबसे पहले हम उसे ओपन करते हैं, क्योंकि कस्टमर आएगा तो वो तो पहले ही बोलेगा कि फोन पानी में चला गया है, वो ऑन नहीं हो रहे हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आपके पास वाटर इफेक्टेड फोन है तो कभी भी उसमें चार्जर लगा के चेक ना कीजिए। चार्जर उसमें बिल्कुल नहीं कनेक्ट करना है। चार्जर अगर आप उसमें कनेक्ट करेंगे तो वो आपके फोन में प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि वहां वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे। एक तो बैटरी का इंटरनल पावर उसे मिल ही रहा था, और आप उसे एक्स्ट्रा पावर देंगे, तो जहां दो आईसी खराब हुई होगी, एक आईसी खराब हुई होगी, वहां एक और दो या तीन आईसी भी खराब हो सकते हैं। तो चार्जर उसे अभी फिलहाल बिल्कुल भी ना लगाए। सबसे पहले आप फोन को डिसेंबल कीजिए, कंप्लीटली डिसेंबल कीजिए। डिसेंबल करने के बाद जो उसके रिमूवल कंपोनेंट है, जैसे कि कैमरा है, सेंसर है, फिंगरप्रिंट है, जो भी चीज निकलने वाले हैं, फ्लैक्स है, ऑन ऑफ के पत्ते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे की सब बोर्ड की कनेक्शन है, सभी को, रिंगर के पॉइंट है, सीसी के पॉइंट है, एंटीना के हैं, सभी चीज को डिसेंबल कीजिए। ए टू जेड चीज जो खुलने वाले हैं, फोल्डर को फिलहाल मत निकालिए, बाद बाकी खुलने वाले जितने भी पार्ट है उसे सबसे पहले डिसेंबल कीजिए। और डिसेंबल करने के बाद हर एक कंपोनेंट को आईपीए से क्लीन कीजिए, जैसे रिंगर के टिप्स को, पॉइंट को, चार्जिंग के अंदर, बाहर, ऑल बॉडी, बॉडी एरिया, फ्रेम, फ्रेम में जो स्पेस रहते हैं उन सभी स्पेस को, क्योंकि पानी कहीं भी रह सकता है, और अगर आप उसे दोबारा बना के टाइट कर देंगे तो वो फिर से पानी आपके मदरबोर्ड पे लीकेज करेगा और फिर से वो प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले फोन को कंप्लीटली डिसेंबल करेंगे। डिसेंबल कर लेने के बाद उसकी मदरबोर्ड को हम लोग ओपन करके, और सबसे पहले हम आई स्कैन, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आई स्कैन करेंगे, कि हमें देखना है कि हमारे किस वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा पानी इफेक्टेड हुआ है। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे इफेक्टेड हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे हुआ या नीचे हुआ या इधर हुआ, जहां भी हुआ इसे ध्यान से देखना है कि ये इफेक्टेड हमारे हुए कहाँ है। सपोज दैट आप देख रहे हैं कि वो इफेक्टेड यहाँ आसपास हुआ है, यानी सील्ड के आसपास हुआ है, तो सील्ड के आसपास हम इफेक्टेड एरिया को देख लेंगे। देखने के बाद उसे क्लीन करेंगे, क्योंकि बिना देखे क्लीन नहीं करना है। बिना देखे अगर आप क्लीन कर देंगे तो आपको बाद में ये अनुमान नहीं आएगा कि हमारे हैंडसेट चालू नहीं हुए तो कहां कहां पानी का सबसे ज्यादा हिस्सा था, कहां कहां हैंडसेट में सबसे ज्यादा पानी एंट्री हुए थे। तो ध्यान देना है कि हमें क्लीन करने से पहले एक एरिया डायग्नोस कर लेना है कि कहां कहां हमारा सबसे ज्यादा वाटर का इफेक्टेड है। तो जो भी एरिया आप देख लेते हैं, उस एरिया को देखने के बाद उसे कंप्लीट क्लीन कीजिए आईपीए से। क्लीन करने के बाद उसके बाद मदरबोर्ड का एक नॉर्मल वैल्यू चेक कीजिए वीबैट लाइन पे, यानी कि बैटरी के कनेक्टर की लाइन पे एक नॉर्मल वैल्यू चेक कीजिए मल्टीमीटर से। अगर हमें वैल्यू नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए भी चेक करेंगे। और जो हमारे जितने भी लाइंस होते हैं, जो कि लाइंस मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को सीमेटिक में, कि वीबैट लाइन चेक करेंगे, उसके बाद वीपीएस लाइन चेक करेंगे, उसके बाद हमारी जो भी कोर वोल्टेज है, यानी कि जो हमारी सीपीयू के सप्लाई लाइंस है, और जो भी हमारे डिफॉल्ट वोल्टेज है, जो भी हमारा आईओ वोल्टेज है, जो भी हमारा एलडीओ लाइन वोल्टेज है,
ठीक है। ये सब जितने भी हमारे लाइंस है, उसके बाद I2C लाइंस भी जहां जहां हमारे वोल्टेज 1.8 जाते हैं, हर जगह एक नॉर्मल वैल्यू लीजिए, और वो नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, तो सारे के सारे वैल्यू हमारे 150 से ऊपर आएंगे, 180, 200, 250, 300, 350, 400, वो ऐसे आएंगे। 100 से नीचे अगर कोई वैल्यू आ रहा है, 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, या 10 आ रहा है, या 30 आ रहा है, तो फिर वहां पे आपकी लीकेज है या हल्की सी शॉर्टिंग है। ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रूल बाय रूल फॉलो कीजिए। जब आप देख लेते हैं कि हमारी हर एक सर्किट आपने क्लींस करा, आपको शॉर्टिंग्स कहीं भी फाउंड्स नहीं होते हैं, क्लीनिंग से आपका काम हर जगह सही है, कहीं भी कोई रीडिंग्स आपको नीचे नहीं आता है, कम रीडिंग्स नहीं आते हैं, तो फिर आप अपने बैटरी को चेक कीजिए। बैटरी को चेक करने के बाद मदरबोर्ड को अपनी असेंबली से ड्राई कीजिए। तो असेंबली से टेम्परेचर कम से कम 150 से लेकर के 180 तक टेम्परेचर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, मदरबोर्ड को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। इससे ज्यादा नहीं देना है। तो 150, 160, 170, 180 तक, और 5.0 एयर, क्योंकि एयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि कहीं भी अगर पानी का थोड़ा सा भी हिस्सा रहे तो वो हम पर वहां से निकल जाए। ठीक है। तो इतनी उस पे हमें एयर और हीट देने हैं। देने के बाद मदरबोर्ड को कंप्लीट सुखाएंगे, एक एक पार्ट को सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर से मदरबोर्ड को फ्रेम में अटैच करके, डिस्प्ले कनेक्ट करके, और उसके बाद बैटरी को चार्ज करके, अभी भी चार्जर नहीं डालना है, पहले फोन को बैटरी पे ऑन करने हैं, कनेक्ट करके पावर बटन की वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज सब बन रहा है, वीपीएस लाइन की भी वोल्टेज बन रहे हैं, उसके बाद हैंडसेट को पावर ऑन करना है। सपोज दैट आपके फोन खुल गए, फोन खुल गए तो ठीक है, यहां से आपके जो काम है वो स्टॉप हो जाते हैं। अगर नहीं खुलता है, अगर इतने के बावजूद भी हमारे फोन्स नहीं खुलते हैं, उसके बाद फिर आप फोन को अगली स्टेप के लिए चेक कीजिए। अगली स्टेप चेक करने का मतलब है कि उसके बाद आप अपने फोन्स में डीसी पावर सप्लाई मशीन से सप्लाई दीजिए, और आप चेक कीजिए कि क्या हमारे फोन में कोई ऑटो कंज्यूम की प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि कोई हैंडसेट में डायरेक्ट वोल्टेज तो कंज्यूम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज तो हमारा हैंडसेट नहीं ले रहा है, चाहे वो वीवैट लाइन हो या वीपीएच लाइन हो, या फिर हमारे जो एल लाइन है, वीआरईजी लाइन है, छोटी वोल्टेज। तो इन सभी लाइंस पे हम वोल्टेज डाल के चेक करेंगे। वीबैट और वीबीएच लाइन पे 3.7 वोल्ट डाल के चेक करेंगे, और जो हमारी वीआरईजी लाइन है वहां पे हम 1.5 या 1.6 वोल्ट डाल के चेक करेंगे कि क्या वो हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से फोन को चेक करना है। जब आप चेक करेंगे, ठीक है, तभी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो पता चलेगा। और दूसरी चीज है कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि शॉर्टिंग्स है, इसको रिमूव करने का तरीका है कि स्मोक, रोजिन स्मोक भी आप मदरबोर्ड पे अप्लाई कीजिए, रोजिन स्मोक, और या तो आईपीए भी आप डाल करके, एसीटोन, और पेट्रोल से भी काम चलता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आईपीए यूज कीजिए। और कुछ फ्रीजर वगैरह भी आते हैं, कुछ सारे टूल्स केमिकल हैं, कि वो हीट आप डालिए, और उसके बाद बैटरी से सप्लाई दीजिए, या फिर डीसी पावर सप्लाई मशीन से सप्लाई दीजिए। उस वक्त आपको कितने देने हैं, तो 3.8 या 3.9 वोल्ट दीजिए, और कम से कम 2 या 3 एम्पियर उस पर अप्लाई कीजिए। और ध्यान से देखिए मदरबोर्ड के हर एक हिस्से को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जो आईपीए है या रोजिन है वो मेल्ट होगा, कहीं ना कुछ होगा। और अगर सपोज दैट कि बिल्कुल भी कोई भी चीज मेल्ट नहीं होता है, कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि कोई भी चीज बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे आईसी के इंटरनल पार्ट में पानी का कुछ ना कुछ लेयर जमा होता है। हमारे आईसी है, जैसे कि पावर है, डीसी टू डीसी है, या फिर हमारे जो चार्जिंग आईसी है, इन सभी आईसी के नीचे कुछ ना कुछ पानी जा करके वो सूख चुका होता है, और वो अंदर से ही कुछ ना कुछ पल्स लेते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका कोई कंपोनेंट हीट नहीं करेगा। उस सिचुएशन में आपको आईसी निकाल करके रिवॉल्व करने होते हैं। आईसी को निकालिए, उसे फिर से क्लीन कीजिए, प्रिंट को क्लीन कीजिए, रिवॉल्व करके लगाइए, जो इंटरनल एरिया की जो लीकेज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी स्टेप है वाटर डैमेज फोन को चेक करने का। चलिए, इसके बाद है कि हमारे पास एक बोर्ड है,
वही बोर्ड है जो बोर्ड पे हम लोग पिछली बार भी प्रैक्टिकल किए हैं। ये वही बोर्ड है, शायद आप लोगों की क्लास में मैंने इसकी आईसी निकाला था तो काफी सारे प्रिंट लॉस हुए थे। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा ठीक है कि आईसी डैमेज, आईसी निकला हुआ है, बट कोई नहीं, हम इस फोन को चेक करेंगे कि क्या है हमारा फोन सही है या नहीं है। हाँ, ईएमसीपी इसमें नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन इसके हम वैल्यू ले सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ वाटर इफेक्टेड है, देख सकते हैं आप इसका डिस्प्ले जेट, ये कैमरा की जेट, ये कंप्लीटली जो है ये, इसे मैंने रिपेयरिंग के थ्रू क्लीन करा था, बट ये वाटर इफेक्टेड है फोन, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम थे। तो ये सब जितने भी है हमारे पास, डेमो के लिए बोर्ड होता है, प्रैक्टिस के लिए बोर्ड होता है, जिसपे मैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करवाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इसका एक नॉर्मल चेकिंग करेंगे कि जब हमारे पास कोई भी मदरबोर्ड आता है तो उस मदरबोर्ड को हम लोग सबसे पहले किस तरह से चेक करते हैं। और रही बात, तो सभी को कैपेसिटर की चेकिंग, कॉइल्स की चेकिंग और रेजिस्टेंस की चेकिंग ये सब आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक कैपेसिटर को अच्छे से नहीं चेक कर पाते हैं तो जब वो फॉल्ट रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप उसे इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। चलिए, तो जब भी हमारे पास कोई भी इफेक्टेड फोन्स आता है तो हम लोग सबसे पहले उसको एक नजर से जरूर गौर करते हैं कि कहाँ से हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम मैंने अभी से देखा तो देखा कि इसकी डिस्प्ले वगैरह क्लीन करी हुई है। यहाँ ये सब आप देखेंगे, ये सब सारा जो है क्लीन करा हुआ है, पहले से इस पे कुछ ना कुछ काम किया गया था। हालांकि कोई नहीं, बोर्ड तो है, यूज का नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसे मैंने आप लोगों के लिए खास रखा था कि हम लोग इस पे ट्रेसिंग में सीखने को कुछ मिलेगा इस बोर्ड पे। क्योंकि कुछ बोर्ड है कि स्क्रैप हो लेकिन वो आपके सीखने के लिए काफी बेहतर होता है, काफी कुछ वो आपको सिखा देता है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक अच्छी तरह से सबसे पहले नीचे से ऊपर तक इसे ध्यान से ट्रेस करते हैं कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वाटर की जो है इफेक्ट है। तो यहाँ है, कुछ कुछ है वाटर की इफेक्टेड, इधर भी है, क्योंकि काफी सारे कैपेसिटर जो है वो काला पड़ गया है। यहाँ आप देखेंगे
तो काफी सारा कंपोनेंट जो है वो ब्लैक पड़ गया है। यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो कैपेसिटर है, यहाँ भी ये काफी डैमेज टाइप से लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी इसे मैं श्योर नहीं कह पाऊंगा कि ये खराब है, क्योंकि जब तक मैं इसे चेक ना कर लूं। तो सबसे पहले हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड पे कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकता है, कहाँ कहाँ इस पे काम किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी कनेक्टर की एक नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं। मीटर आपको हमारा दिख रहा होगा, 493 है और 665 है। 665 नॉर्मल वैल्यू तो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू में है, डिस्टरबेंस है। और यहाँ आसपास की कैपेसिटर वगैरह चेक कर लेंगे, जहां जहां डॉट है वो सबको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ भी एक कैपेसिटर जो है ये भी मुझे काला लग रहा है काफी ज्यादा। तो यहाँ देखिए हमारा जो है मात्र 65 का वैल्यू आ रहा है। प्लॉट को हम एक बार चेंज करते हैं, तो दोनों तरफ से 65 आ रहा है, यानी कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जो है ये 65 आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं ये भी खराब हो सकता है, इस लाइन के ये जहां जहां होंगे कहीं भी ये खराब हो सकता है। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि जहां मुझे वो वैल्यू मिल रहे हैं, इधर भी देख लेते हैं। 64 यहाँ तो सही है, 60 ये सब भी सही है। ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेम ही है। ठीक है, ये लाइन जो है सेम लाइन है, यानी कि यहाँ जो कैपेसिटर लगी हुई है, ये कैपेसिटर का ही लाइन जो है मेरे ख्याल से वहां भी जा रहा है। इसको हम स्कीमेटिक से भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये वही लाइन है, क्योंकि ये यहाँ तक भी पा रहा है, ये यहाँ भी बीप आ रहा है, यहाँ भी बीप आ रहा है। तो ये वही लाइन है जो लाइन की वहां तक पहुंच रहा है। और भी हम देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ तक जाता है। अगर कहीं पे जा रहा होगा तो वहां भी ये सेम वैल्यू आ जाएंगे। और भी हम इधर भी देख लेते हैं। और कोल्ड टेस्टिंग जब भी कीजिए तो लाल प्रोड को ग्राउंड कीजिए, ये तो ग्राउंड है। और यहाँ भी मुझे 65 ही मिल रहे हैं, यहाँ भी मुझे 65 ही मिल रहे हैं। प्रोड चेंज करके भी मैं देख लेता हूँ, तो 65 ही आ रहा है, वो 65 ही आ रहा है। और ये देखिए आरएफ की जो सप्लाई है ये भी 65 ही आ रहा है। तो जहां तक मदरबोर्ड को चेक करने से लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो है, कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। कि जो भी हमारे लाइंस हैं, हर जगह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ये 64 65 के करीब वैल्यू हमारा दिखा रहा है। तो सबसे पहले ये वाली कैपेसिटर जो है, यहाँ हम स्कीमेटिक्स के थ्रू भी इसका हेल्प लेंगे, कि स्कीमेटिक्स के थ्रू पता चलेगा कि ये हमारी कौन सी लाइन है और ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो चलिए हम आज स्कीमेटिक्स का भी थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, कि स्कीमेटिक्स के थ्रू हम किस तरह से कंपोनेंट को फाउंड करते हैं।
ओके, ओपन हो चुका है। हम लोग चलेंगे स्कीमेटिक्स में। ये कौन सी मॉडल है? J5 प्राइम तो ये नहीं है, इसकी मैंने EMMC निकाल के रखा है, तो EMCP, तो हम इसे चेक कर लेंगे कि ये कौन सा मॉडल हमारा फोन है। चलिए इसको जरा हम बॉक्स से कनेक्ट करते हैं इसकी IC को, और मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी मॉडल है। क्योंकि सैमसंग के बहुत सारे बोर्ड जो हैं एक तरह से दिखता है। कोई नहीं, हम इसकी पहले मॉडल को कंफर्म कर लेते हैं। चलिए, लग रहा है कि ऐसे मुझे क्लीन करने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा होल्ड, इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो ये जो है SM-A510F है। ठीक है, ये मॉडल जो है जिसकी मैंने EMCP निकाल के रखा है, तो A510F है ये हमारा। ठीक है, हमें मॉडल भी पता चल गया और हमारे फोन की कॉन्फ़िगरेशंस भी मुझे सही लग रहे हैं, और ये अनइनक्रिप्टेड भी है, तो इसकी डेटा भी देख सकते हैं। चलिए, मुझे मॉडल से इसके पता चल गया। यहाँ है एक 510F।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुझे जो कंपोनेंट्स पे डाउट था उस कंपोनेंट्स को हम सबसे पहले, तो यहाँ हमारी मदरबोर्ड की जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए सेम इमेज है, यहाँ कैपेसिटर भी है, पॉइंट भी है, ये वाली कैपेसिटर मुझे चेक करने हैं। ये है C5094, इसे कॉपी करने हैं और आ जाना है यहाँ और इसे पेस्ट करना है। तो ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और ये किस IC में लगा हुआ है, तो 3.0 और यहाँ से डायोड लगे हुए हैं। अच्छा, VDD है ये हमारा 3.0। अच्छा, यहाँ हमारा वीबैट लाइन कनेक्ट हो रहा है, ये जो देख रहे हैं लाइंस, ये लाइंस पे हमारा वीबैट सप्लाई आ रहा है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वीबैट लाइन है, यानी कि ये जो सप्लाई है हमारा वीबैट की सप्लाई है, यहाँ वीबैट की सप्लाई आ रहे हैं। यानी कि ये लाइन जो है हमारा पावर IC को भी जा रहा है। तो ये हमारे 3.7 वोल्ट के लाइन होंगे। इसे मैं कंटिन्यूटी भी चेक कर लेता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी भी मुझे मिलेंगे यहाँ तक। तो यहाँ देखिए इसकी कंटिन्यूटी आ रहा है। चलिए मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। यानी कि ये जो हमारी कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर जो वैल्यू है, मैंने यहाँ एक प्लॉट को रखा। एक प्लॉट को रखने के बाद हम इसे यहाँ भी चेक किए तो ये यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। यहाँ आने के बाद हम इसे DC टू DC IC पे चेक कर रहे हैं, DC टू DC IC पे चेक कर रहे हैं, तो ये यहाँ भी आ रहा है। यानी कि ये जो है हमारा इसका DC टू DC IC है, ये यहाँ भी आ रहा है। ठीक है,
हाँ सर। ओके, तो उम्मीद है सभी को हमारा आवाज सुनाई दे रहा है। तो ये लाइन हमारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं। तो आप मीटर को जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ भी हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारा डीसी टू डीसी ऐसी है। ये कौन सी ऐसी है? SM5705 है। ये नंबर दिख रहा होगा। इस ऐसी को हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी ऐसी है। ठीक है, स्कीमेटिक्स खोले हैं तो कुछ इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वाला हमारा कॉइल है, यहाँ L5011। ये है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि L5011 जो है हमारा, यहाँ से ये लाइन से रेजिस्टेंस डायोड लग करके ग्राउंड हुआ और यहीं से हमारा ये वीवैट सप्लाई, यानी कि जिसको हम लोग VPH लाइन कहते हैं, यानी कि V सिस्टम, VSYS का मतलब होता है कि सिस्टम सप्लाई इसके यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और इस लाइन में डायोड लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ से ये लाइन जो है हमारा, ओके, तो यहाँ से हमारा ये VPH लाइन बन के रेडी होता है इस कॉइल्स के थ्रू। तो अगर मैं इस कॉइल को निकाल दूं, अगर मैं इस कॉइल को निकाल दूं तो मुझे ये पता चल पाएंगे कि हमारी शॉर्टिंग इधर है या इधर है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसे निकाल दूं तो मुझे ये पता चल पाएंगे कि ये शॉर्टिंग हमारी IC के अंदर की है या फिर बाहर की शॉर्टिंग है। ठीक है, तो चलिए ये वाली कॉइल पे हमारा देखिए सेम शॉर्टिंग आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। ओके, सेम शॉर्टिंग है। हम इसको रिमूव करते हैं, इस कॉइल को रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे शॉर्टिंग कम हुए या नहीं हुए। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब हम असेंबली से हीट करते हैं तो हमारा मदरबोर्ड का जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मदरबोर्ड जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद इसकी हम चेक करेंगे वैल्यू कि हमारा शॉर्टिंग किधर है, उधर है या इधर है। अब अगर हमारी शॉर्टिंग आगे होगा, यानी कि ये हमारी लाइंस IC में जा रहे हैं और ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन हमारी मेन VPH लाइन है जो कि हमारे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये लाइंस हमारे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम अब चेक करेंगे कि हमारी किधर की ये शॉर्टिंग है। अगर हमारी आगे की शॉर्टिंग है तो हम इसके थ्रू फिर से आगे बढ़ेंगे कि किधर का हमारा शॉर्टिंग जा रहा है, और अगर यहाँ की पीछे की शॉर्टिंग है तो यहाँ के कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं। मदरबोर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसकी हमें कोल्ड टेस्टिंग समझ में आएगा।
तो अभी हमारे मीटर का आप रीडिंग देखिए, हमारा मीटर का रीडिंग जो है 342 आ चुका है, यानी कि इधर शॉर्टिंग नहीं है, हमारा इधर ही शॉर्टिंग है। देखिए सेम 69 हमारा आ रहा है, सेम 69 जो पहले हमारी शॉर्टिंग थी, सेम 69 आ रहा है, और इधर का शॉर्टिंग जो है हमारा वो नॉर्मल है। 346 जो हमारी होनी चाहिए वीपीएच लाइन का, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये होना चाहिए हमारे फोन का एक नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, हमारा आगे की तो लोडिंग इस पे नहीं है, आगे की लोड मैंने इसका खत्म कर दिया। लोड खत्म होने के बाद एक बार इसको डीसी सप्लाई मशीन से भी चेक कर लेते हैं कि ये कितना वैल्यू आपका जनरेट करता है। कितना मिली एम्पियर ये लेता है, ये भी आपको समझ लेना है जब शॉर्टिंग्स आते हैं। चलिए, तो डीसी सप्लाई मशीन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले इसकी बैटरी पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो अभी भी देखिए हमारा 75 76 के करीब जो है ये ऑटो एम्पियर ले रहा है, 75 76। ठीक है, ये हमारा ऑटो एम्पियर आ रहा है, यानी कि हमारे फोन में जो है अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन बीपीएस लाइन का मैंने लोडिंग कम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शॉर्टिंग है। ठीक है, यानी कि उसके बावजूद भी शॉर्टिंग है और फुल शॉर्ट नहीं है। आप लोग समझिएगा बातों को कि ये फुल शॉर्ट नहीं है, इसको हम लोग लीकेज कहते हैं। इतनी प्रेशर पे हो सकता है कि फोन चालू भी हो जाए। ठीक है, इतना शॉर्टिंग पे हो सकता है कि फोन चालू भी हो जाए, लेकिन वही होगा कि बैटरी के बैकअप नहीं आएंगे, काफी जल्दी बैटरी खत्म होगा। तो 79 80 के करीब हमारा ये एम्पियर मिली एम्पियर को ये कंज्यूम कर रहा है। और देखते हैं ये फोन चालू होता है कि नहीं। ठीक है, चालू नहीं होता है या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी इस आईसी को लगा देते हैं, यहाँ जो इसका आईसी है इसको हम लगा देते हैं, और इस आईसी को लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा फोन ओपन होता है या नहीं होता है। तो ये काला पड़ गया है, इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये काला पड़ जाए तो हमारे आईसी यहाँ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होंगे। चलिए, इसको क्लीन कर लेते हैं।
अब इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेना है क्योंकि बराबर रहनी चाहिए पिन। प्रिंट अगर काला पड़ जाए तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसे क्लियर नहीं करेंगे ठीक है, एकदम प्रिंट में अब चमक है। अब इसके बाद पेस्ट अप्लाई करेंगे। EMCP का मतलब होता है कि उसमें ओनली फॉर रोम पार्ट होते हैं, ठीक है, उसे EMCP कहा जाता है। हाँ, बाद बाकी जो है वो NC है। अब स्कीमेटिक डायग्राम रीड करने नहीं आता है अभिषेक जी, तो उसके लिए तो क्लास में आने पड़ेंगे। चलिए हम इस पे ये रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि अभी हमारा फोन खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। जी ये हमारा कॉइल है।
मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है, उसके बावजूद भी हम चेक कर रहे हैं कि ये फोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उतनी शॉर्टिंग्स में आपके फोन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। और ये ऑटो एम्पियर है। अब हम इसकी पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं। ये 19 तक देखिए एम्पियर जा रहा है, ठीक है, फिर ये रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारे जो है हेडसेट कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये नहीं खुल रहा है क्योंकि इसमें जो है लोडिंग है, यानी कि शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये नहीं खुल रहा है। ठीक है, रिटर्न आ जा रहा है, तो इसमें शॉर्टिंग है, ऑटो एम्पियर है। तो अब हम इसको कंफर्म कर लिए कि हमारा जो है यहाँ से ये दिक्कत है, ठीक है। यानी कि मैं इस कॉइल को दोबारा रिमूव करता हूँ। तो यहाँ तक तो हम लोग श्योर हो गए कि हमारी शॉर्टिंग की वजह से हमारे फोन नहीं खुल रहे, क्योंकि इसमें 75 ऑटो एम्पियर है। वही है 69 है, इधर हमारा नॉर्मल है 300, इधर हमारी नॉर्मल है, यहाँ पे हमारा 69 है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह है इससे भी शॉर्टिंग हो सकते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा लिक्विड अप्लाई करेंगे। तो बोर्ड गर्म होने की वजह से लिक्विड तुरंत सूख जा रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी रोजिन अप्लाई कर देते हैं। चलिए, मैंने हल्की सी इस पे रोजिन अप्लाई करा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है क्या। अब हम यहाँ पे सप्लाई डाल के देखेंगे। अपना डीसी सप्लाई मशीन से ही हम अभी इसे चेक कर रहे हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे। और देख रहे हैं कि क्या कोई, तो यही हमारा सेम है, ऑटो एम्पियर पे ये जा रहा है। और लेकिन हैंडसेट कि कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है। चलिए, शॉर्ट किलर भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि क्या शॉर्ट किलर से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं।
2 वोल्ट पे हमने दिया है। नहीं पता चल रहा है शॉर्ट किलर से भी, बहुत ज्यादा देंगे सप्लाई तो। चलिए हम इसकी जो है पावर को ही रिमूव करके चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है यहाँ पे। मैं यहाँ रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का लाइन है। 3.1 वोल्ट ही देंगे। और इस साइड भी रोजिन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ रोजिन डाल देना है। जहां जहां डॉट है कि शॉर्टिंग है, मैं रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ मदरबोर्ड पे। थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए जहां जहां मुझे डॉट थे वहां वहां मैंने रोजिन अप्लाई करा है, इधर भी करा है। अब हम इस पे सप्लाई अप्लाई करेंगे।
ये सब माइनर सॉर्टिंग है, इसको आपको काफी ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सॉर्टिंग्स मैं ढूंढ रहा हूँ सारे के सारे एकदम माइनर सॉर्टिंग है, यानी कि बहुत ही कम। जी और तरीका है इस पे जो है, एक आईपीए आता है जो कि रोजिन से भी हल्का होता है, वो आईपीए डाल के फिर इसे चेक करना पड़ेगा, जो कि रोजिन से भी ज्यादा हल्का होता है, जो कि छोटे मोटे सॉर्टिंग जो रोजिन में नहीं निकलते हैं वो आपको उस आईपीए से आता है। मैं उसकी भी एक वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा इसी मदरबोर्ड पे, कि अगर वो रोजिन से हमारे नहीं फाउंड हो पाए तो वो आईपीए से निकलेगा। चलिए मैं यहाँ से डायोड को रिमूव करके देख लेता हूँ। इस लाइन की लगी हुई और भी जो कैपेसिटर है हम उसे भी जरा चेक कर लेते हैं। क्या 1 0 है?
कोशिश तो रखने हैं, कोशिश तो पूरा करना है, क्योंकि हमारी शॉर्टिंग इसी आसपास में है, ये आसपास में ही हमारा शॉर्टिंग है। अगर इस आसपास के सारे कंपोनेंट सही रहे तो फिर तब ये इसके इंटरनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लासेस कैसे चल रही हैं फिर? देखिए, मोबाइल अगर होता है कभी कभी कि इंटरनेट डैमेज है, नहीं बन सकता है, मगर प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट पता, जाननी है, हाँ, जल्दी हार प्रोसेस जानना है। बिल्कुल सही कि प्रोसेस जानना जरूरी है कि उसकी प्रोसेस क्या है। एक कंप्लीट ये टेक्निक नहीं चली तो जो आपको अभी पीडीएफ मिलेगा उसमें करीबन 15-20 टेक्निक लिखी है, उसको फॉलो करें, सभी को फॉलो कर लें, उसके बाद ही छोड़ें कि मोबाइल खराब है पीडीएफ या कब नहीं। मिलेगा सर? अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, सब मिलेगा अभी थोड़ी देर में। दीजिए सर, पीडीएफ दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल पीडीएफ जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोसेस समझना। पीडीएफ सर इसी में आएगा, इसी ग्रुप में सर? अभी लिंक दे रहा हूँ, जो लोग लॉग आउट नहीं कीजिएगा क्योंकि ग्रुप में नहीं आएगा, जो लोग क्लास में हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। सर पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का मैं लिंक दे रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। तब तक संतोष सर आप अपने साइट पे चेक कर लीजिए हो रहा है या नहीं। सर हेलो सर जी कहिए। सर कोर्स का हम पूरा पेमेंट जमा कर देंगे, आप बारी बारी से लेना चाहेंगे तो सर मिल जाएगा? जी हाँ, वैसे ही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि कोर्स का अभी 3 दिन है, 3 दिन तक 1200 रुपए रहेंगे, उसके बाद फीस बढ़ने वाली है। जैसे मेरे पीछे यूएफएस लिखा हुआ होगा, उसकी फीस होने वाली है 4990 मंडे से। अभी सभी लोग रजिस्टर कर लें। कितने दिन तक है? कब मिलेंगे हमारा सर? चलिए, अब ऐसा करें कि लोग क्वेश्चन को टाइप कर दें तो उससे पता चलता है। पीडीएफ मैं आपको 5 मिनट में देता हूँ, लिंक ही दे रहा हूँ पीडीएफ की। और एक ऑफर भी है सभी के लिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर 60,000 होने वाले हैं और 50 सिर्फ कम है 60,000 होने में। तो सभी को मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा 60,000 सब्सक्राइबर आप आज हो जाते हैं तो आप सभी के लिए कोर्स के लिए ऑफर रहेगा। अभी तो पीडीएफ जो हमारी बनी है वो इंग्लिश में बनी है, अगर हिंदी में चाहिए तो बताएंगे। ऐप का अब बहुत जल्दी मिलेगा, थोड़ा सा एक टेस्टिंग सक्सेसफुल रही हमारी, उस पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग को भी दिखेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
देखिए मैंने एक व्हाट्सएप का आपको लिंक दिया है हमारे यूट्यूब का सब्सक्राइब करने का, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही 60,000 होगा तो आप लोग के लिए, सबके लिए एक ऑफर है यहाँ पे जितने लोग हैं, और 5-10 मिनट और इंतजार कीजिएगा, एक बहुत अच्छा ऑफर है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सब्सक्राइबर्स के लिए और जो इस क्लास में है उन सभी के लिए दो ऑफर रहेंगे। जैसे ही हमारा 60,000 हो जाएगा तो उस खुशी में भी एक, उसके सेलिब्रेशन में भी एक सभी के लिए ऑफर है, और पीडीएफ तो मिलेगा ही। और हमारी ऐप भी है वो बन चुकी है, टेस्टिंग किया था, टेस्ट भी काफी सक्सेसफुल रही।